हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो इको 5 से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, इको 5 उनका पेपर है, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे विशेषताएं होती हैं जो कि होनी चाहिए, उसको तभी हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक छोटे से भाषा में कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी कंसिडरेशन के ऊपर अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है ना, कंसीडरेशन, जैसे कि मैं आपको ये दूंगा, आप उसके बदले मुझे वो दोगे, तो इस तरीके से एक कंसीडरेशन होता है ना। विदाउट कंसीडरेशन, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि ठीक है आपको मैं ये सर्विसेज दूंगा, उसके बदले आपको इतने पैसे देने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दूसरा व्यक्ति जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, अब यहाँ पे बात हो रही है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था अभी, इसी से रिलेटेड, एक तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उससे रिलेटेड ही सारी की सारी टॉपिक्स हैं जो कि मैं अभी आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को सर्च नहीं किया है तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज़ की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उन सबको वॉच कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप अगर उन सबको वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं एग्जामिनेशन में अच्छे आएंगे। या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगी, इको 1 की, इको 2 की, इको 3 की, सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उनको क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जा करके उन सब वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जितने भी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत, उसमें फ्री कॉन्सेंट का होना बहुत ज़रूरी है। दो व्यक्तियों के बीच में फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है मंजूरी, मतलब आप बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर में आप जो है अपना कॉन्सेंट जाहिर कर रहे हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाह रहा हूँ। और वहाँ पे तो जो है, जो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होती हैं वो उन कॉन्ट्रैक्ट को अपनाती हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से लॉफुल कंसिडरेशन के तहत होता है। अब कंसिडरेशन की बात मैंने आपको पहले बताई कि कंसिडरेशन में कुछ भी हो सकता है, कंसिडरेशन में पैसे हो सकते हैं, कंसिडरेशन में सामान हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेंट इसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से ये एक लॉफुल कंसिडरेशन और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बात की जा रही है। राइट, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब आगे देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला है कि एक नंबर, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे जिसमें बोला गया है जी, तो पहला पॉइंट है प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस। देखो यहाँ पे चीज़ें मैं एक एक करके आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख पाओ। मेरा काम है अभी कंसेप्ट क्लियर करवाना, डिटेल में सारी चीज़ें बता पाना अभी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। राइट, तो मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि आप जो है एग्जामिनेशन में इसको आराम से लिख पाओगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस। देखो प्रॉपर ऑफर का मतलब क्या होता है, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, पहले पॉइंट्स को नहीं तो जान लेते हैं। ठीक है, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं देख लेते हैं, 10 पॉइंट्स हैं, इनको जान लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। इंग्लिश समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे एक इंटेंशन की बात की जा रही है, मतलब एक कंसिडरेशन की बात की जा रही है। तीसरा है फ्री कॉन्सेंट, है ना, डेफिनेशन में ही सारे पॉइंट्स है। चौथा है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, certainty of meaning, possibility of performance and legal formalities. So these are the 10 points which you need to remember if you are attempting this question in the examination, right? तो एक एक करके आप पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो एक व्यक्ति डेफिनेटली ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। राइट, तो जो ऑफर है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और वर्ड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति जिसे आप ऑफर कर रहे हो, अगर वो उस चीज़ को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, राइट। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर इज एक्सेप्टिंग इट। द लॉ हैज़ प्रेस्क्राइब्ड सर्टेन रूल्स फॉर मेकिंग द ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि लॉ ने एक बहुत सारे रूल्स जो है प्रेस्क्राइब करके रखे हुए हैं, जो कि किसी भी ऑफरी को, मतलब जो ऑफर कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, उनको मानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अगर वो किसी एग्रीमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जो ऑफर है वो बिल्कुल भी डेफिनेट होना चाहिए कि ऑफर में मतलब जो बातें लिखी हैं एकदम वही होनी चाहिए, कोई कुछ घुमाव फिराव बातें नहीं होनी चाहिए। और इसको प्रॉपरली जिस पार्टी के साथ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब आपको सारी चीज़ें उनको कन्वे करनी है, उनको बतानी है, ताकि उनके दिमाग में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, राइट। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड। अच्छा ये तो हो गया। सिमिलरली द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंडीशनल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड एंड सो ऑन। जो एक्सेप्टेंस होगा वो भी अनकंडीशनल होगा, किसी भी तरह का कंडीशन नहीं होगा ऑफर में कि देखो आप अगर ऐसे करोगे तो ही मैं ऐसा करूँगा, है ना। इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो वो भी जो है अनकंडीशनल होना चाहिए। और फिर जो भी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप उसको प्रॉपर वे में, प्रेस्क्राइब्ड वे में आपको बताना होता है कि ठीक है देखो मैंने, आपने जो ऑफर मुझे किया था, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे ऑफर किया था, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो वेन एवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग बिटवीन टू पार्टीज, इट इज़ ऑलरेडी बिकम अ लीगल थिंग। ये ऑलरेडी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है मैं एक एक करके अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफर के बाद हम बात कर रहे हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इंटेंशन होना चाहिए बाय द ऑफरी कि आपको जो है एक रिलेशनशिप तैयार करना है, एक लीगल रिलेशनशिप तैयार करना है उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, राइट। सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये लाइनें बहुत ही क्लियर कट है। अगर आप चाहो तो इसी लाइन को अगर लिख दो तो आपको और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि वहाँ पे जब आप एग्रीमेंट करोगे तो दोनों पार्टीज के बीच में ये इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है एक लीगल रिलेशनशिप तैयार करना है। और अगर इसमें किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप तैयार नहीं हो पाता या फिर लीगल ऑब्लिगेशन तैयार नहीं हो पाता तो फिर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जनरली देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता। सोशल डोमेस्टिक की वजह से कि एग्जांपल में अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन्विटेशन टू डिनर, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने किसी को इन्वाइट कर लिया डिनर पे अपने घर पे और अगर वो नहीं आ पाता है तो आप कोई लीगल केस तो उसके ऊपर कर नहीं सकते, राइट। तो उसे हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इफ़ यू आर लाइक इन्वाइटिंग समवन एंड ही सेइंग दैट आई विल कम टू योर हाउस फॉर द डिनर, और अगर नहीं आ पाता किसी कारणवश तो उसे हम लाइक कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वो लीगल कोई ऑब्लिगेशन उसकी नहीं है कि उसको आना ही होगा, है ना। तो जैसे जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में जो होती हैं बातें उसमें लीगल रिलेशनशिप वाली कोई बात नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। सिमिलरली सर्टेन एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसी तरीके से अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी तरह की बात हो रही है, अगर वो आपस में सहमति कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसे हम कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो ये सोचने वाली बात है कि एक लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, है ना। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हम उसे तभी कहेंगे जब इंटेंशन होगा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, साथ में दो एग्जांपल बताएं, आप उसे एग्जाम में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट अब हम देखते हैं जी। तो तीसरा पॉइंट है फ्री कॉन्सेंट। तो मैंने फ्री कॉन्सेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोनों पार्टीज़ के ऊपर कॉन्सेंट मतलब उनको मंजूरी देनी होती है कि ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने को राज़ी हूँ। लाइक उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी वो फ्री कॉन्सेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाता है जब कॉन्सेंट है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप बिना किसी दबाव में आकर के अपने लाइक आप मंजूरी दे रहे हैं कि ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना।
देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर ओन फ्री विल एंड नॉट अंडर एनी फियर और प्रेशर। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो पार्टीज उसमें शामिल हो रही हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो जेन्युइनली कंसेंट अपना दे रही हैं कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। और उनके बीच में जो है फ्री विल होना चाहिए कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ, और वो जो है किसी भी तरह के फियर, किसी भी तरह के डर या फिर किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कॉन्सेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 हम कॉन्सेंट किसे कहेंगे, कॉन्सेंट हम उसे तभी कहेंगे जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कोएशन का होगा, बिना किसी इन्फ्लुएंस के होगा, बिना किसी फ्रॉड, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन और बिना किसी मिस्टेक के जब होगा, तो ही हम उसे फ्री कॉन्सेंट कहेंगे। इन केस द कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड बाई एनी ऑफ द फर्स्ट 4 फैक्टर्स, देखो अगर जो 4 मैंने अभी आपको बताई हैं फैक्टर्स, उनके जरिए अगर कॉन्सेंट आ जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे चारों चीज़ों में से कुछ भी अगर आ जाए तो हम उसे कॉन्सेंट फ्री कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते, राइट। बट इफ़ द एग्रीमेंट इज इंक्लूडेड बाई म्यूचुअल मिस्टेक, बट हाँ अगर एग्रीमेंट में कोई म्यूचुअल मिस्टेक होती है, जैसे कि एक व्यक्ति ने मान लो मिस्टेकनली कुछ बातें बोल दी हैं और दूसरे व्यक्ति ने भी बोला कि ठीक है मैंने भी मिस्टेकनली ये सारी चीज़ें एग्री कर ली थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो फिर कोई मटेरियल जो भी है एग्रीमेंट का, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई वो वॉइड नहीं कहलाएगा। लेकिन दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक पार्टी कोई गलती करती है और उस गलती में आकर के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और दूसरी पार्टी जो है कहती है कि ठीक है ये गलती तो गलती है, मैं इसे नहीं मानूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी मंजूरी दे देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो फ्री कॉन्सेंट में ये पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब देखो आप अगर किसी चीज़ को लेकर के, है ना, लाइक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो, आप अगर ये कह रहे हो कि ठीक है 4 महीने बाद मैं आपसे ये फ़ोन खरीदूंगा या फिर ये लैपटॉप, ये गाड़ी जो है मैं आपसे खरीदूंगा। अब जो व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है कि ठीक है आप मुझे अभी इतने पैसे दे तो बाद में बाकी सारे दे देना, मैं आपको आपका सामान जो है ओनरशिप आपके नाम में ट्रांसफ़र करवा दूंगा, है ना, यही होता है जनरली। तो यहाँ पे जिस पार्टी ने ये ऑफ़र किया है उस पार्टी की क्या वो कैपेसिटी है कि वो आगे जा कर के उस चीज़ को ख़रीद सके। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने बस जोश में आकर के कह दिया, उसने कुछ रुपए दे करके आपका सामान आपसे वापस ले लिया और फिर रफू चक्कर हो गया, तो वो उस तरह में वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है उस पार्टी के साथ जिसने ऑफ़र किया था, फिर उसकी गलती होगी, उस केस में फिर उसको किसी भी तरह का लीगल हेल्प जो है नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको चेक करना होता है कि जो पार्टी है उसके बीच में कैपेसिटी है या नहीं है, कि वो चीज़ों को लाइक हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो कुछ बातें कह रहा है तो उसको फिर मतलब एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। इफ एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। तो कोई भी पार्टी अगर कॉम्पिटेंट नहीं होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बात यहाँ पे पूछी जा रही है वो ये है कि अगर ये बात है कि कोई व्यक्ति अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लीगल नहीं मानेंगे, वैलिड नहीं होगा, तो उस केस में ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिसे हम कॉम्पिटेंट कहेंगे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो देखो सेक्शन 11 इसके बारे में एक बात बोलता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही subject and who is of sound mind and is not disqualified from the contracting by any law to which he is subject। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 के हिसाब से या फिर सेक्शन 1I, यहाँ पे मुझे ठीक से तो सेक्शन याद नहीं है बट ये सेक्शन 11 ही होना चाहिए, सेक्शन 1I तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सेक्शन 11 के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो कि अच्छे मतलब उसका एज जो है वो मेजॉरिटी एज है, मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र का है वो, और दूसरा जो उसका दिमाग है वो साउंड माइंड का है, वो लाइक पागल किस्म का नहीं है या फिर लाइक उसको चीज़ों की समझ है, और अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है किसी पर्टिकुलर
लॉ के द्वारा, अगर किसी लॉ के द्वारा किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो ये 3 चीज़ें अगर उसके पास हैं, मेजॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास साउंड माइंड होना चाहिए, और किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन उसके नाम पे नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है, वो व्यक्ति जो है फ्री ऑफ कॉन्सेंट है, वो व्यक्ति जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, राइट। तो सेक्शन 11 ये बात बोलता है, जो कि आप एग्जामिनेशन में आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा 2-3 चीज़ें आप और बना करके लिख देना, नीचे में लिखी हुई हैं बातें, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं और ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा। जो मैंने कहना चाह रहा था वो ये है कि पार्टीज़ के बीच में कैपेसिटी होनी चाहिए कि ठीक है मैं वो चीज़ें कर पाऊँगा, राइट। चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो मेंटल हो या सोशल हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, राइट। तो ये चौथा पॉइंट था। अगला पॉइंट था लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये जो पहला पैराग्राफ है हम सिर्फ वही करेंगे, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला गया है। एंड एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए कंसिडरेशन। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी एग्रीमेंट तभी कहलाएगा जब उसमें कंसिडरेशन होगा कि इसके बदले वो होगा, है ना। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मुझे आपसे लैपटॉप चाहिए, तो आप मुझे फ्री में तो लैपटॉप दोगे नहीं, है ना, मुझे उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट। अब सपोज़ मैं अगर ट्यूशन्स करवाऊँ या किसी भी तरह के क्लासेस लूँ ऑनलाइन, जैसे कि अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको क्लासेस मिल रही हैं ऑनलाइन, राइट। तो इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं कर रहा। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन बस इतना है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको बस देखना है, राइट। पर जब आप फिजिकल ट्यूशन्स के लिए जाओगे, जब आप फिजिकल क्लासेस के लिए जाओगे, तो उस केस में आपको जो है कंसिडरेशन देना होता है कि ठीक है आप 1 महीने मेरे पास क्लास करना, आपको इतने रुपए जो है उस क्लास के देने होंगे, राइट। तो कंसिडरेशन, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है ना। अब वो व्यक्ति भले ही कह दे कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बस क्लास करने के लिए आओ, तो वो बातें लिखित होनी चाहिए। कंसिडरेशन में ये होना चाहिए कि ठीक है मैं इसको फ्री में क्लासेस करवा रहा हूँ, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज़ सो पुअर और वॉट एवर इट इज़, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेंट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्राइस पेड बाई वन पार्टी टू बाय द प्रॉमिस ऑफ द ऑफ अदर, ठीक है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो प्राइस आप पे करते हो किसी पार्टी को कोई सामान देने या फिर लेने के लिए, तो उसे ही हम कंसिडरेशन कहेंगे। हाउएवर दिस प्राइस नीड नॉट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मनी। हालांकि जो ये प्राइस है वो बिल्कुल भी पैसे में हो ये ज़रूरी नहीं है, वो पैसे के अलावा किसी सामान में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹20। ए ने कहा कि जो है मैं अपने बुक्स को बी को दूंगा 20 रुपये में। हेयर द कंसिडरेशन फॉर ए इज ₹20 एंड द बी इट इज़ अ बुक। अब यहाँ पे देखो ए के लिए कंसिडरेशन है ₹20 क्योंकि उसको 20 मिलेंगे जब वो बेचेगा तो, लेकिन बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि बी भी जब 20 रुपये देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको बुक मिलेगा। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो पैसे में ही हो, लाइक कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर है, राइट। तो लॉफुल कंसिडरेशन हो गया। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल कोई सामान नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई सपोज मैरिजुआना का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैरिजुआना का सेल करना या बाय करना इंडिया में इलीगल है, राइट। मैरिजुआना आई होप आप समझ रहे हो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। या फिर सपोज किसी और तरह का कोई दवा हो गया जिसको आप नहीं खरीद सकते, जिसको आप नहीं ले सकते, है ना, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई ऐसे चीज़ का आप लेन देन, ऐसे चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते जो कि लॉफुल नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। एन एग्रीमेंट मेड फॉर एनी एक्ट विच इज़ प्रोविडेड बाई लॉ विल नॉट बी वैलिड। जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है तो वो लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं है तो वो एक्ट भी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट भी वो वैलिड नहीं होगा। तो किसी भी तरह का एग्रीमेंट अगर दो पार्टीज़ के बीच में आ रहा है जो कि प्रोहिबिट करता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर आप डील नहीं कर सकते, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ है, रेंट्स आउट अ हाउस फॉर यूज ऑफ अ गैम्बलिंग देन द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। अगर आपने अपने जगह को, अपने रूम को अगर आपने लाइक गैम्बलिंग के लिए किसी को दिया, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, तो जुआ खेलना ऑलरेडी एक अनलॉफुल काम है, एक अनलॉफुल एक्ट है। तो उसके लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जो आप एक्टिविटी करने वाले हो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने मतलब पूरा होने के बाद वो एक्टिविटी ही अनलॉफुल है,
राइट तो देखो सेक्शन 23 भी इस बारे में एक बात कहती है कि द एग्रीमेंट शैल बी, माफी चाहूंगा, द कंसिडरेशन एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल। तो इसके पहले मैंने कंसिडरेशन की बात की थी, और लॉफुल मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, 7वां नंबर पॉइंट है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट को अगर आप एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि वो वॉइड है, तो ही वो एग्रीमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। आप एक्सप्रेसली ये नहीं बोल रहे हो कि ठीक है ये चीज़ें जो है वॉइड है मतलब एक तरीके से नल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। द एग्रीमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड अंडर वॉइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत किसी भी एग्रीमेंट को अगर आपको वॉइड बोलना है, तो आप अगर आप चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करे, तो फिर आप उसे वॉइड नहीं बोल सकते। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब वो ये होता है कि सपोज आपने अनलॉफुली कुछ काम किया, कुछ इलीगल आपने काम किया, और उसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। ठीक है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा क्योंकि आपने गलत काम कर दिया। लेकिन उस केस में अगर दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को एक्सप्रेसली, मतलब वो ये बात नहीं बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो गया है, कैंसिल हो गया है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता। दूसरे व्यक्ति को ये कहना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने चूंकि ये काम किया है, तो आपका जो एक्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेसली उसको आप कैंसिल नहीं कर, अगर आप नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि सेक्शन 20 to 30 स्पेसिफाई सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। दे आर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो एग्रीमेंट के, मैरिज के केस में, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के केस में जो है ये सारी चीज़ें काम आती है। कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए एग्री टू पे ₹1000 टू बी इफ बी डज नॉट मैरी थ्रू आउट हिज लाइफ। ए बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा बी को अगर आप पूरी ज़िंदगी अगर आप शादी नहीं करते। ये कंडीशन आप समझो, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है किस्सा कि ए कहता है कि बी को वो पैसे देगा, लेकिन जब तक वो शादी नहीं करता, मतलब अगर वो शादी कर लेता है तो वो जो है पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। दिस एग्रीमेंट, माफी चाहूंगा, दिस एग्रीमेंट शैल बी वैलिड बिकॉज इट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विच इज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 26। तो ये एक तरीके से वॉइड नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसे वैलिड ही कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्ट के तहत, कानून के तहत ये छूट दी गई है कि कंडीशंस जो है यहाँ पे रखे गए हैं वो लीगल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या होगा बी को, कि बी को जो है अगर चाहिए उसको 1000 रुपये करके, तो फिर वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है ना। यू शुड नो दैट इफ एन एग्रीमेंट पोजेस ऑल द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सच एग्रीमेंट दैट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो पावर ऑन अर्थ कैन मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक्ट के तहत किसी चीज़ को वॉइड बना दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे बोली गई कि अगर आप शादी कर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो एक्ट के तहत वो कैंसिल हो जा रहा है, तो उस केस में किसी भी तरह का कानून जो है पूरे पृथ्वी में उस चीज़ को वैलिड नहीं बना सकता। तो जो भी आप कहोगे उस चीज़ को आप पे कायम रहना होगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशनल ही है वो सारी चीज़ें, है ना। आप एक्सप्रेस कर दे रहे हो कि ठीक है ये ही होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बात बोली जा रही है। अगला पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब मीनिंग, ये पॉइंट तो मुझे लग रहा है पहले होना चाहिए था। मीनिंग का मतलब होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो सारी चीज़ें दोनों पार्टीज़ के लिए क्लियर है। ठीक है, कि मैं आपको ये दे रहा हूँ तो वो कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये दे रहा हूँ मतलब वो भी यही समझेगा कि वो आपको यही दे रहा है, यही मैं आप कुछ प्रोडक्ट का नाम जोड़ लो। ठीक है। तो जो मीनिंग है, डेफिनेशन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन बात है, वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, Section 29 of the Contract Act provides that agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। तो सेक्शन 29 के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, अगर मीनिंग की आप कैपेबल नहीं हो उस मीनिंग को ठीक तरीके से समझने के, या फिर अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है और अगर आप उस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी मीनिंग को आप सही तरीके से समझ नहीं पाए। Thus, to make a valid contract, it is absolutely essential that in its terms must be clear and not vague or uncertain। तो अगर आप किसी चीज़ को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो तो उस केस में बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के लिए, वो वेग और अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। एग्जाम्पल को मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट एग्रीड टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी, हियर इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए ने कहा बी को कि ठीक है मैं आपको 100 टन जो है ऑयल दूंगा, बट ये नहीं बोला कि किस चीज़ का ऑयल देगा। अब सपोज डील हुआ था पेट्रोल का और उसने कैरोसिन का ऑयल उसको दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो लाइक एक तरीके से वॉइड हो जाएगा ना, है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। हाउएवर द मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट कुड बी मेड सर्टेन फ्रॉम द गिवन अबव इफ वी नो दैट ए एंड बी डीलर्स आर इन मस्टर्ड ऑयल ओनली। अब यहाँ पे देखो छूट दी गई है कि अगर मुझे पता है, अगर एग्रीमेंट में ये बातें हैं लिखी हुई है कि दोनों व्यक्ति जो है एक तरह से मस्टर्ड में डील करता है, तो मस्टर्ड ऑयल अगर आसपास में आपस में आदान प्रदान हो रहा है तो फिर वो वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर चीज़ें हल्का से भी इधर उधर होता है और कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नवा पॉइंट देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो बी एज सच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट्स वॉइड, सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कैपेबल नहीं है किसी काम को करने का, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ये कहता है कि मैं वो काम करूँगा, तो वो ऑलरेडी वो वॉइड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है उस काम को करने के लिए। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट। किसी काम को अगर आप इम्पॉसिबल कह रहे हो, टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, वो अपने आपस में ही वो कोई अगर ये कहता है कि ठीक है मैं ट्रेन से तेज़ दौड़ सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मैं ट्रेन से तेज़ दौड़ सकता हूँ, अगर मैं ट्रेन से तेज़ दौड़ता हूँ तो तुम मुझे इतने रुपए देना, राइट। तो ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाले किस केस में आ जाएगा, जहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़े। एक व्यक्ति जिसकी स्पीड जो है वो 50 माफी चाहूँगा 60 और 70 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा हो, किसी का नहीं हो सकता, राइट। तो इस केस में सेक्शन 56 के तहत वो एग्रीमेंट जो है वह वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकली और लीगली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, है ना। इसको फिजिकली या फिर लीगली लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू नीड टू रिमेंबर। जब आप लिखोगे तो ये भी आप पॉइंट चाहो तो डाल सकते हो। 10वां और आखिरी पॉइंट है इस लेक्चर का, लेक्चर समाप्त हो जाएगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये। लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, अगर वहाँ पे कॉन्सेंट है, हर चीज़ है अवेलेबल, लेकिन वहाँ पे सपोज़ किसी लीगल अथॉरिटी का साइन नहीं है, किसी लीगल अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है, राइट। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत किसी कॉन्ट्रैक्ट का साइन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, you have learned that an oral agreement is as good as is a written agreement। एक oral agreement उतना ही अच्छा होता है जितना कि written agreement होता है, लेकिन written agreement preferable होता है। written agreement बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें आप मुकर नहीं सकते अपनी बात से। The Contract Act does not require that a contract must be in writing to be valid। Contract Act ये नहीं बोलता कि contract writing में होगा तो ही हम उसे valid कहेंगे, but in some cases, लेकिन कुछ cases में Act has specified that agreement must be made in writing। बट कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बात बोली है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत एक बात बोली गई है, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट must be in writing and an agreement for a sale of immovable property must be in writing and registered under the Transfer of Property Act 1882। तो जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आप बार्ड डेट पेमेंट करोगे, तो वो जो है आपका रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उसकी सेल अगर हो रही है तो वो भी राइटिंग में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो तो आप देखना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो साइन, बात हो जाती है दो व्यक्तियों के पहले ही, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है जब दलील तैयार की जाती है, जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, राइट। तो वो भी रिटर्न में होना चाहिए। तो उस तरह के केसेस जो है वो रिटर्न में होने चाहिए। इन सच अ सिचुएशन द एग्रीमेंट मस्ट comply with the necessary formalities as to writing, resignation, registration, etc. If the legal formalities are not carried out, then the contract is not enforceable by law। Definitely, है ना। जैसे कि ज़मीन का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो वहाँ पे आपको रिटर्न तौर पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न तौर पे नहीं है, अगर आपने लीगल फीस नहीं भरी है, लीगल रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं करवाया है, रिटर्न नहीं है, तो वो उसको जो है बाय लॉ लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो after discussing the essential elements of a valid contract, it should be now clear to you that all these elements must be present in an agreement so that it becomes a valid contract। If any of them is missing or absent, the agreement will not be enforceable by law।
ठीक है ना। तो आई होप कि क्लियर हो गया वो सारा बात। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कशन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल लाइक एलिमेंट्स हैं, और लाइक कौन कौन सी पार्टीज़ को लाइक कौन कौन सी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए वगैरह वगैरह, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है। तो अगर इन सब में से, इन 10 पॉइंट्स में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, और उसे हम बाई लाइक लॉ के द्वारा हम उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स थे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, लंबा हो गया, और आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इसके ऊपर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए हमारे चैनल पे। उसके लिंक्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चाहें तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन आर डिफरेंट मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।